Hello students, how are you all doing? Today we are going to discuss about the respiration. Respiration, this is the new chapter, respiration. तो रेस्पिरेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो खाना होता है ग्लूकोज जो जिस मोस्टली होता है तो ये कैसे जलता है, कैसे इसकी ऑक्सीडेशन होती है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो है ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है, दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो रेस्पिरेशन इज जनरल जो डेफिनेशन हमारी है जो हम सभी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पढ़ते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, या हम फूड को लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, so that is the glucose, and release of energy CO2 and water. This is the respiration. ये जनरल एक डेफिनेशन है रेस्पिरेशन की, और दिस इज द जनरल रिएक्शन C6H12O6। तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्लस O2, तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी और आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन, दिस इज द जनरल रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। बट ऐसा नहीं है, ये एक स्टेप नहीं, दिस इज अ वन स्टेप प्रोसेस। ये एक स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, ये स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज टूटता है स्टेप वाइज प्रोसेस में टूटता है। ठीक, तो अगर हम देखें तो रेस्पिरेशन जो है नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट अ स्टेप वाइज प्रोसेस। सो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये स्टेप वाइज प्रोसेस है। पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में आपका ग्लूकोज जो होता है, ठीक है, तो ग्लूकोज ब्रेक करता है साइटोप्लाज्म में, तो ये साइटोप्लाज्म में ब्रेक करता है। तो इन साइटोप्लाज्म तो ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में ब्रेक होता है इनटू पायरुविक एसिड, दो मॉलिक्यूल्स, 2 molecules of pyruvic acid. This is the first step, जो लगभग सभी सेल्स में होता है, चाहे आपके प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे आपके यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे एरोब्स हो या एनारोब्स हो, सभी में ये पहला स्टेप होता है। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा ग्लूकोज जो है इसकी पार्शियल ब्रेकडाउन होती है इनटू 2 molecules of pyruvic acid। ठीक है, दिस pyruvic acid दिस इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, और ग्लूकोज आपका 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, तो हमारा ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक होता है इन द फर्स्ट स्टेप, और ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। राइट, अब ये पायरुविक एसिड जो है इसके अलग अलग वेज है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये अलग अलग वेज से ब्रेक होता है। ठीक है, जैसे हम लेते हैं मान लो यीस्ट के सेल्स में, तो यीस्ट सेल्स में तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये टूटता है इनटू इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी जो होती है बड़ी लेस होती है, लेस एनर्जी रिलीज होती है, और दिस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन, दिस इज कॉल्ड एज अल्कोहल फर्मेंटेशन। ठीक है, मसल के सेल्स में यही पायरुविक एसिड जो है मसल सेल्स में अगर हम देखें तो मसल सेल्स में यही पायरुविक एसिड जो है यहाँ भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ब्रेक होता है इनटू लैक्टिक एसिड में ये ब्रेक होता है, और साथ में एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, तो एनर्जी भी यहाँ लेस एनर्जी होती है,
काफ़ी लेस एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ पार्शियल ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड का, कंप्लीटली नहीं टूटता है, बट इसका पार्शियल ब्रेक डाउन होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड ये जो रेस्पिरेशन होती है, दिस इज कॉल्ड एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इन रेस्पिरेशन को हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। और तीसरी कंडीशन जो हमारी रहती है, दैट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये आपके इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। लेकिन एनर्जी यहाँ लार्ज अमाउंट में रिलीज होती है, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। अब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ये दो आपकी एनेरोबिक हो गई, ये आपकी एरोबिक हो गई। इन दो को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। ये दो जो आपकी हैं, दीज आर कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। इनको फर्मेंटेशन कहा जाता है। वन इज अल्कोहल फर्मेंटेशन, अदर इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। तो इनको फर्मेंटेशन कहा जाता है। ये वाली जो है, इसको हम कहेंगे, दिस वन इज alcohol fermentation, alcohol fermentation, और ये जो है अलग अलग कर लेते हैं हम। दिस वन इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। तो इनको अल्कोहल फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहा जाता है, ठीक है। और ये जो आपका है, अब चलिए देखिए, यहाँ से हम देखते हैं, स्टार्ट हुआ ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ साइटोप्लाज्म में इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। इस स्टेप को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो पहला स्टेप हमारा रेस्पिरेशन का आता है, दैट इज द ग्लाइकोलिसिस। तो फर्स्ट स्टेप इज द ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में अगर हम देखें, आपके प्रोकैरियोट्स में या यीस्ट के वगैरह सेल्स में क्या होता है कि इथाइल अल्कोहल बनता है, यानी पायरुविक एसिड जो है कन्वर्ट होता है इथाइल अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, एनर्जी काफ़ी कम एनर्जी निकलती है। मसल सेल में भी ऐसा ही होता है। इवन कुछ बैक्टीरिया में भी लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। और यहाँ जो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड इट गेट्स कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ये ऑक्सीडाइज होगा। और इस स्टेप को हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। तो ये स्टेप आपका क्रेब्स साइकिल हो गया। तो रेस्पिरेशन में हमारे दो पार्ट्स बनते हैं, दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप इज द ग्लाइकोलिसिस, सेकंड स्टेप इज द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल लेकिन किन में होता है? एरोब्स में होता है। ये जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, इसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इस रेस्पिरेशन को हम कहेंगे, दिस रेस्पिरेशन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। और ये दो जो आपकी हैं, इनको हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और ये जो दो आपकी हैं, तो यहाँ हम ले लेते हैं, तो ये दो जो आपकी हैं, दीज आर कॉल्ड एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये आपकी और ये वाली आपकी, ये और ये जो आपकी है, दीज आर एनएरोबिक रेस्पिरेशंस। लैक्टिक एसिड वाली रेस्पिरेशन, दिस इज एनएरोबिक बिकॉज दिस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड यीस्ट के सेल्स में जो होती है, ये भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, दिस आर कॉल्ड एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि आपका पायरुविक एसिड जो है पार्शियली उसका ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये भी हम डिटेल में आगे देख लेंगे और इसको भी डिटेल हम करेंगे। तो दिस इज इन नटशेल that respiration. It gets completed in 2 steps, glycolysis and Krebs cycle. But Krebs cycle in only aerobes, and anaerobes में खाली glycolysis ही होता है, ठीक है। So this is about the
इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। अब जो एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे, ये जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, तो ये एनर्जी वेस्ट नहीं जाती है, एब्रप्टली ये वेस्ट नहीं जाती है, ये एनवायरनमेंट में सारी वेस्ट नहीं जाती है। तो ये एनर्जी जो है स्टोर होती है, ये एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये एनर्जी जो है दिस गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसको कहा जाता है एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी। तो बॉडी में एनर्जी इसी में स्टोर रहती है, दिस इज एटीपी की फॉर्म में स्टोर रहती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी। और जब भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी टूटता है, इसके बॉन्ड्स टूटते हैं, एनर्जी रिलीज होती है और वो बॉडी यूटिलाइज करती है जितना जितना रिक्वायरमेंट होती है। बट ओवरऑल स्टोर हमारी एनर्जी इसी एटीपी की फॉर्म में रहती है, ठीक है। तो दिस वाज द जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द रेस्पिरेशन। नाउ अब हम देखते हैं इसका पहला जो स्टेप है, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस अब हम देखते हैं, ओके। तो फर्स्ट स्टेप नाउ इज द glycolysis. First step is the glycolysis. Glycolysis क्या है? Glyco means sugars, glycose means sugar, lysis means split होना, शुगर का स्प्लिट होना, स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब जो है, ग्लाइकोस मीन्स आपका शुगर्स, और लाइसिस जो है इसका मतलब होता है स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग ऑफ शुगर्स को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। तो ग्लाइकोस का मतलब हुआ शुगर्स एंड लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग। तो दिस इज स्प्लिटिंग ऑफ sugar, splitting of sugar. So this is the first point. Splitting of sugar is known as glycolysis. तो शुगर्स का स्प्लिट होना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। नाउ ग्लाइकोलिसिस दिस वाज गिवन बाय, ग्लाइकोलिसिस जो है दिस वाज गिवन बाय 3 साइंटिस्ट ने इसको दिया था, एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड परनास। 3 साइंटिस्ट थे, एम्बेडन था, मेयरहॉफ था और परनास था। तो इसलिए इसको ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। तो it was given by Embedon, Meyerhoff and Pernas. Hence is called as, also known as EMP pathway. इसलिए इसको हम EMP pathway भी कहते हैं, इन्हीं के नाम पे। This is called as EMP pathway, ठीक है। अब ये जो पाथवे होता है, ये पाथवे जो होता है, ये आपके सभी ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इन एरोब्स, अगर हम देखेंगे यहाँ ले लेते हैं हम अगला पॉइंट, इन एनेरोब्स। अगर हम एनेरोब्स ले लें, अब एनेरोब्स कौन से आपके हैं? एनेरोब्स वो हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन करते हैं, ठीक है। तो एनेरोब्स, जैसे हमने पढ़ा ईस्ट के सेल्स, मसल सेल्स, वो एनेरोब्स होंगे, ठीक है। तो इट इज द ओनली प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो एनेरोब्स में ये रेस्पिरेशन का खाली प्रोसेस है, कौन? ग्लाइकोलिसिस। तो एनारोब्स में ये खाली प्रोसेस है, ठीक है। इनमें क्रेब्स साइकिल नहीं होता है, एनारोब्स में क्रेब्स साइकिल नहीं होता है, ठीक है। अब ये होता कहाँ है? अब हमने पीछे देखा, अभी चार्ट में देखा कि हमारा जो ग्लाइकोलिसिस है ये साइटोप्लाज्म में होता है,
और सभी सेल्स में होता है। तो ये जो आपका ग्लाइकोलिसिस है, इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। और साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, सारे ही ऑर्गेनिजम्स में ये होता है। तो लेकिन होता कहाँ है? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होता है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसमें क्या होता है? पायरुविक एसिड में टूटता है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड। तो ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो इसमें ये होता है ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन इनटू किसमें? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो ग्लूकोज जो है इसकी पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में। ठीक है। अब प्लांट्स में अगर हम देखें, प्लांट्स में ग्लूकोज कहाँ से डिराइव होता है? प्लांट में जो ग्लूकोज होता है वो डिराइव होता है सक्रोज से। आप सब जानते हैं कि प्लांट्स में जो खाना है वो सक्रोज की फॉर्म में रहता है। ठीक है। तो प्लांट्स में खाना जो है वो सक्रोज की फॉर्म में रहता है, तो वहाँ सक्रोज ब्रेक डाउन होता है इनटू ग्लूकोज। तो इन प्लांट्स ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से? सक्रोज से। तो सक्रोज आपका डाइसेक्राइड है, और ग्लूकोज आपका मोनोसेक्राइड है। तो प्लांट्स में ग्लूकोज जो है डिराइव होता है सक्रोज से, यानी सक्रोज टूटता है, ब्रेक होता है इनटू ग्लूकोज। तो प्लांट्स में आपका जो शुगर्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज होते हैं, नॉट द ग्लूकोज फॉर्म में। तो सक्रोज फिर ब्रेक डाउन होता है इनटू ग्लूकोज में। एंजाइम यहाँ एक लगता है, दैट इज इन्वर्टेज। ठीक है। अच्छा, सक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू, यहां तक हम इसको ले जाएंगे, उसके बाद 4 टर्म बनाएंगे। सक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, बाय एंजाइम। एंजाइम यहां लगता है हमारा इन्वर्टेज। एंजाइम इन्वर्टेज जो है वो इसको सक्रोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज की फॉस्फोरिलेशन होती है, राइट। तो यहां तक हम ले जाते हैं ग्लूकोज तक। सबसे पहले लेट्स हैव अ क्विक रिकैप्चुलेशन ऑफ दिस सेगमेंट। आफ्टर दैट वी विल गो टू द डायग्राम। इसकी जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वी विल डिस्कस अबाउट दैट। सबसे पहले स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, ग्लाइकोलिसिस मीन शुगर का स्प्लिट होना। ठीक है, उसको ग्लाइकोलिसिस गिवन बाय एम्बेडेन, मेयरहोफ एंड परनास ने इसको दिया था। ईएमपी पाथवे भी इसको कहते हैं। एनेरोब्स में खाली यही होता है, ग्लाइकोलिसिस ही होता है, क्रेब्स साइकिल नहीं होता है। और ये साइटोप्लाज्म में होता है, सभी ऑर्गेनिजम्स में ये होता है, चाहे आपके एरोब्स हैं, एनेरोब्स हैं, सब में ये होता है। उसके बाद ग्लूकोज में की जो है पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो 2 मॉलिक्यूल्स आपको पायरुविक एसिड के मिलते हैं। प्लांट्स में ग्लूकोज डिराइव होता है सक्रोज से, यानी सक्रोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज। सक्रोज आपका डाइसेक्राइड है जो 2 कार्बन आपके 2 शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, और ग्लूकोज आपका मोनोसेक्राइड है, दिस इज ओनली 1 शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है। तो सक्रोज से आपको ग्लूकोज मिलता है। अब सक्रोज कैसे कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में? एंजाइम इसके लिए इन्वर्टेज होता है। ठीक है, ये एंजाइम कन्वर्ट करता है सक्रोज को ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में, राइट। अब चलते हैं आगे।
ओके, गॉट इट दिस? चलिए अब आगे अब हम डायग्राम पे आते हैं। तो डायग्राम हमारी जो है वो हम देखते हैं, जो डायग्राम हमारी है तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोज, सबसे पहले ग्लूकोज जो है, अब ग्लूकोज की फॉस्फोरिलेशन होती है, तो ग्लूकोज की फॉस्फोरिलेशन होगी तो ग्लूकोज आपको देगा, दैट इज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट आपको देगा। ठीक है, अब यहाँ एंजाइम आपका लगता है हेक्सोकाइनेस, एंजाइम के प्रेजेंस में। अब ग्लूकोज जो है यहाँ इसकी फॉस्फोरिलेशन होगी तो यहाँ एटीपी यूज होगा और एटीपी अपना फॉस्फेट ग्लूकोज को देगा तो वो बनेगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ आपको मिलेगा एडीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसने अपना एक फॉस्फेट किसको दिया, ग्लूकोज को दिया, तो ये बना ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ठीक है, तो ये आपका 6 कार्बन कंपाउंड है, दिस इज 6 कार्बन कंपाउंड और ये भी आपका 6 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ एक एटीपी आपका यूटिलाइज हुआ। ठीक है, अब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है ये फर्दर कन्वर्ट होगा आपका इसमें फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। ठीक है, एंजाइम यहाँ लगता है आइसोमेरेस, तो आइसोमेरेस एंजाइम लगता है तो ये आइसोमर है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का आइसोमर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट है, यानी इनका खाली फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज है। ठीक है, केमिकल इनका जो फॉर्मूला है वो सेम ही रहता है, दिस इज 6 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ने आपको दिया फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट एंजाइम आइसोमेरेस की प्रेजेंस में, कि ये आइसोमर है किसका, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का आइसोमर आपका फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट है। दिस इज आल्सो 6 कार्बन कंपाउंड ही ये भी है। ठीक है, अब चलिए आगे, तो नेक्स्ट जो है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट आपको देगा फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज आपको देगा फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट। अब यहाँ देखिए, यहाँ फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट है, मीन्स यहाँ एक ही फॉस्फेट है, छठे कार्बन पे फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट का मतलब हो गया कि छठे कार्बन पे आपका फॉस्फेट है, तो एक फॉस्फेट है। अब यहाँ नीचे क्या है, नीचे आपको मिल रहे हैं फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, एक तो है, दूसरा कहाँ से आया, तो दूसरा आपका एटीपी जो है वो अपना क्या देगा, फॉस्फेट देगा और ये बनेगा फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट। ठीक है, तो एटीपी ने अपना एक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट, उसने अपना एक फॉस्फेट दिया किसको, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट को, तो ये बना फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट। ठीक है, यहाँ एंजाइम लगता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, तो एंजाइम यहाँ पे लगेगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। ठीक है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, कार्बन 6 कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, अब फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट जो है आपको देगा, फर्दर ये आपको देगा एल्डिहाइड देगा ये आपको। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, तो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट आपको देगा एल्डिहाइड अब देगा। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, तो यहाँ आपको मिलेगा 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 3PGAL, फॉस्फोग्लिसरॉल एल्डिहाइड। दिस इज 3 कार्बन आपका कंपाउंड है, ये इसमें 3 ही कार्बन है। ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल्स देगा, तो ये इंटरकन्वर्टर। अब यहाँ एंजाइम जो यूज होता है दैट इज यूज होता है एल्डोलेस एंजाइम, यहाँ यूज होता है एल्डोलेस।
तो कुछ ये याद रखने हैं आपको, एंजाइम्स वगैरह याद रखने हैं, इसको याद करना है आपको, ठीक है। तो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एल्डिहाइड मिला आपको, यानी आपको फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से अब एल्डिहाइड मिला, ठीक है। यहाँ से आपका तो ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है ये कन्वर्ट हो सकता है इनटू डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये कन्वर्ट होगा DH डाई हाइड्रोक्सी AP, DHAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये भी आपका 3 कार्बन कंपाउंड है, बट दिस इज इंटर कन्वर्टेबल, ये आपका इंटर कन्वर्टेबल है, ये भी ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वापस PgAl में कन्वर्ट हो सकता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है। और यहाँ आपका एंजाइम जो लगता है दैट इज आइसोमेरेस। तो आइसोमेरेस की, क्योंकि ये आइसोमर्स है, ये जो है इसका आइसोमर है। आइसोमर यू नो, खाली इनके फिजिकल स्ट्रक्चर में फर्क है, बाकी इनका केमिकल फार्मूला लगभग सेम ही रहता है, सेम रहता है, नॉट द लगभग बट द सेम रहता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड से आपको एसीटोन मिला, एसीटोन वापस कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आपको फर्दर अब देगा, अब देखिए क्या देगा ये आपको देगा एल्डिहाइड से अब एसिड में कन्वर्ट होगा ये। तो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो ये आपका बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसको हम शॉर्ट में ग्लिसरिक बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी, बी से बाई फॉस्फो, पी फॉस्फो, जी ग्लिसरिक, ए एसिड, ठीक है। तो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक, यानी इस पे 1 पे भी फॉस्फेट है और 3 पे भी फॉस्फेट है, ठीक है। तो ये बना आपका 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक खास चीज आप देखेंगे कि एल्डिहाइड से जब ये 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ इसमें एक चीज होगी, तो यहाँ इससे 2 प्रोटॉन्स निकलेंगे, NAD, ठीक है। तो NAD जो है ये लेगा 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 2 प्रोटॉन्स लेगा, तो ये आपको देगा NADH प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। तो NAD जो है ये किससे लेगा, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड अपने 2 प्रोटॉन्स इसको देगा, 2 प्रोटॉन्स H पॉजिटिव NAD को देगा और वो बनेगा NADH प्लस H पॉजिटिव। इसका मतलब फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 2 प्रोटॉन लूज कर रहा है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये जो आपका है, तो ये क्या कर रहा है, PgAl 3PgAl जो है ये लूज कर रहा है 2 प्रोटॉन्स ये लूज कर रहा है, 2 किसको, 2 NAD को ये लूज कर रहा है। तो ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 2 प्रोटॉन लूज कर रहा है NAD को, और वो जो देगा which फॉर क्या बनाएगा, NADH प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब ये जो है PgAl ये क्या हो रहा है, अब ये प्रोटॉन 2 लूज कर रहा है, इसका मतलब 2 ये इलेक्ट्रॉन भी लूज करेगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक सब्सटेंस लूज करता है, एक एटम लूज करता है, उतने ही वो इलेक्ट्रॉन भी लूज करता है। तो ये आपका जो होगा ये ऑक्सीडाइज्ड होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, PgAl ऑक्सीडाइज होगा, अपने 2 प्रोटॉन लूज करेगा, वो 2 प्रोटॉन ये NAD को देगा और आपका NADH प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। और आपका कंपाउंड जो बनेगा 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये भी आपका ये 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपको, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स, तो ये भी आपका कार्बन 3 कंपाउंड है, ठीक है। अब 1,3 बाई, और यहाँ अब ये क्या हो रही है, यहाँ आपका H निकल रहा है, हाइड्रोजन लूज हो रहा है,
ये हाइड्रोजन लूज हो रहा है तो इसको कहा जाता है डीहाइड्रोजिनेशन। तो एंजाइम यहाँ लगेगा डीहाइड्रोजिनेस। तो यहाँ पे एंजाइम जो हमारा होगा दैट इज डीहाइड्रोजिनेस। एंजाइम की मदद से डीहाइड्रोजिनेशन होगा। डीहाइड्रोजिनेशन का मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज कॉल्ड एज डीहाइड्रोजिनेशन। और वो काज करता है डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम। तो आपको मिला 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो अब ये 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड फर्दर कन्वर्ट होगा इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। This will convert into 3-phosphoglyceric acid. Okay. तो ये 3-phosphoglyceric acid ये भी आपका 3 कार्बन कंपाउंड है। अब देखिए यहाँ 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ 2 फॉस्फेट है, यहाँ 3 कार्बन कंपाउंड है लेकिन यहाँ 2 फॉस्फेट है। 1,3-बाइफॉस्फो यानी 2 फॉस्फेट है, यहाँ आपका 3-फॉस्फो यानी 1 फॉस्फेट लूज हो गया। तो 1 फॉस्फेट का मतलब लूज हो गया, तो इसने अपना 1 फॉस्फेट किसको दिया, एडीपी को दिया, और उसने क्या बनाया, एटीपी बनाया। तो यहाँ एनर्जी यील्ड हो रही है, एनर्जी सिंथेसाइज हो रही है, एटीपी बन रहा है। तो इसने अपना 1 फॉस्फेट, किसने, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड ने अपना 1 फॉस्फेट एडीपी को दिया, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को दिया, तो हो गए 3 फॉस्फेट, तो बना एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और यहाँ एंजाइम यूज होता है फॉस्फोग्लिसरोकाइनेस। यहाँ एंजाइम यूज होगा फॉस्फोग्लिसरोकाइनेस। तो यहाँ भी एंजाइम आपका फॉस्फोग्लिसरोकाइनेस यूज होगा। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आपका बना, तो यहाँ आपका एक एटीपी बनता है। ठीक है, यहाँ एटीपी कंज्यूम हो रहा है, यहाँ भी कंज्यूम हो रहा है, यहाँ NADPH बना और यहाँ एटीपी बना। तो यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी यील्डिंग प्रोसेसेस अब हो रहे हैं। ठीक है, अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आगे फर्दर हमें मिलेगा, दैट इज, अब इसको हम आगे ले जाते हैं, अब यहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम यहाँ लाते हैं, तो ये आपका यहाँ से मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ। तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो ये आपका 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये यहाँ से अब मैंने शुरू किया, बिकॉज यहाँ जगह नहीं है उतनी, तो ये मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ। तो ये आपका 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये आपका 3 कार्बन कंपाउंड है। तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, ये कन्वर्ट होगा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में ये कन्वर्ट होगा। दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। और यहाँ एंजाइम जो लगता है दैट इज म्यूटेस। ठीक है, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फर्दर कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, और यहाँ लगता है एंजाइम इनोलेस, यहाँ एंजाइम इनोलेस, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, तो इनोलेस। ठीक है, अच्छा, अब फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जो है, अब यहाँ फॉस्फेट है, ये कन्वर्ट होगा इनटू पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में ये 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये भी आपके 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये आपके फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है,
3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये भी आपके 2 मॉलिक्यूल्स। अच्छा देखिए अब यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट या पायरुविक एसिड, तो ये पायरुविक एसिड फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड मीन्स यहाँ पे फॉस्फेट है, ठीक है। तो ये अपना फॉस्फेट लूज करेगा, ये अपना फॉस्फेट एडीपी को देगा और वापस आपका फिर से एक एटीपी बनेगा, ठीक है। तो ये फॉस्फेट निकल गया तो पीछे ये आपको देगा पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये स्टेप जो है जहाँ फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड आपको पायरुविक एसिड देता है और यहाँ एटीपी का सिंथेसिस होता है, इसको कहा जाता है, इस स्टेप को हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो इसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं, ये वाले स्टेप को। क्यों? ये आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है। यहाँ एंजाइम लगता है पायरुवेट डाइकाइनेज, पायरुवेट काइनेज, तो यहाँ पायरुवेट काइनेज यूज होता है एंजाइम, ठीक है। तो इसको कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। अब देखिए सबस्ट्रेट हमारा ये है, दिस इज द सबस्ट्रेट फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड ने, अब देखिए पहले सब फॉस्फोरिलेशन होता क्या है। फॉस्फोरिलेशन मीन्स एटीपी का बनना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का बनना इस फॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन यानी कि सबस्ट्रेट लेवल पे ये फॉस्फोरिलेशन होती है, यानी सबस्ट्रेट अपना एक फॉस्फेट प्रोवाइड करता है एडीपी को तो एटीपी बनता है। तो सबस्ट्रेट अपना फॉस्फेट जहां पे इसको देगा, एडीपी को देगा और एटीपी बनता है, ऐसी फॉस्फोरिलेशन को हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं, जो किस पे होती है, सबस्ट्रेट पे। ये एंजाइम है, पायरुवेट काइनेस इज द एंजाइम, ठीक है, और फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड इज द सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट लेवल पे जो फॉस्फोरिलेशन होती है, यानी सबस्ट्रेट लेवल पे जो फॉस्फेट एटीपी बनता है, दैट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। एक तो यहाँ एटीपी बना, तो ये हो गई सबस्ट्रेट फॉस्फोरिलेशन, और कहाँ बना, यहाँ बना ना। तो ये स्टेप भी आपका जो है, इसको हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो ये स्टेप भी आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है, यहाँ जहां सबस्ट्रेट, क्योंकि यहाँ भी सबस्ट्रेट 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दिस इज द सबस्ट्रेट, इसको एंजाइम, इसके एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लिसरोकाइनेस। तो ये सबस्ट्रेट जो है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये प्रोवाइड करता है अपना फॉस्फेट एडीपी को और एटीपी बनता है। तो यहाँ एनर्जी यील्ड होती है, यहाँ एनर्जी यील्ड हो रही है, ठीक है। ये एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, NADH भी बन रहा है, वो भी एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ एनर्जी आपकी बन रही है, यील्ड हो रही है, और यहाँ एनर्जी हमारी यूटिलाइज हो रही है। तो इनको हम कहेंगे एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस। तो यहाँ से लेके कहाँ तक, फ्रक्टोज तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपके एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इनको हम कहेंगे एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस, ठीक है। कौन से एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस, यहां से लेके, यस, यहां से लेके आपका यहां तक, यहां से लेके यहां तक जो है आपके, दीज आर द एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस। ये ठीक है, ये आपके एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गए, यहां से लेके यहां तक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस। और यहां से लेके ये जो आपके लास्ट तक आएगा, ये सारे आपके एनर्जी यील्डिंग प्रोसेसेस। तो ये आपके जो हुए, ये जो होंगे आपके, इनको हम एनर्जी यील्डिंग, ये कहां से, यहां से लेके यहां तक, तो ये आपके कौन से प्रोसेसेस हो गए, एनर्जी यील्डिंग प्रोसेसेस, इनको हम एनर्जी यील्डिंग प्रोसेसेस कहेंगे। अब कहां से, अगर हम देखें 1 2 3 4 5, 1 to 5, 1 2 फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप,
थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप तक आपके एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस जो है ये स्टेप 1 to 4। चलिए ठीक है, स्टेप 1 to 4 एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। 1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। ठीक है, ये आपका पांचवा स्टेप हुआ। फिफ्थ स्टेप, दिस इज द सिक्स्थ स्टेप, देन दिस इज द सेवंथ, ये सेवंथ ही हो गया, सेवंथ। ठीक है, और ये हो गया एट्थ, दिस इज द नाइन्थ एंड दिस इज द 10th। तो ये 10 स्टेप की है। तो 1 to 4 आपके एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गए, और 5 to 10 आपके। तो 5 to 10, तो यहां हम डाल देते हैं स्टेप 5 to 10 आपके हैं। दीज आर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेसेस, एनर्जी यील्डिंग प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये आपके स्टेप 5 to 10 आपकी क्या है, ये एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। 5 से 10 में आपको एनर्जी मिलती है, कहाँ कहाँ, एक तो NADH मिला, ये पांचवें स्टेप पे आपको NADH मिला। ठीक है, छठे स्टेप पे आपको ATP मिला, और लास्ट के स्टेप पे आपको ATP मिला। तो ये सारे एनर्जी सिंथेसाइज हो रही है, दीज आर द एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। और ये आपका हुआ 1 to 4 एनर्जी कंज्यूमिंग, क्योंकि यहाँ ATP कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम टोटल देखें, टोटल हमारे पास ATP कितने बने। अब देखिए, ये 2 टाइम्स होगा, क्योंकि ये दो है, दो मॉलिक्यूल्स हैं। 2 ATP यहाँ पे, और यहाँ पे 2 ATP होंगे। ठीक है, 2 टाइम्स है ये, 2 टाइम्स ये है, तो ये भी 2 टाइम्स ही चलेगा। ठीक है, अब टोटल कितने ATP आपके पास बने, 2 यहाँ बने और 2 यहाँ बने। तो टोटल ATP सिंथेसाइज्ड, टोटल ATP फॉर्म्ड कितने बने, 4 ATP। ठीक है, कंज्यूम कितने हुए, यहाँ एक कंज्यूम हुआ, और यहाँ भी एक कंज्यूम हुआ, एक ही यहाँ कंज्यूम हुआ। तो कंज्यूम हमारे हुए, कंज्यूम्ड ATP कितने हुए, 2। तो नेट कंज्यूम हुए हमारे 2 ATP। तो नेट गेन हमारा क्या रहा, नेट गेन हमारा 2 ATP रहा, नेट गेन 2 ATP रहा। ठीक है, और NADPH कितने बने, ये भी आपके 2 बनते हैं, ये 2, क्योंकि ये 2 टाइम्स, ये 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, PGA के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके 2 NADPH बनते हैं। तो NADPH DH, सॉरी P नहीं, वो फोटोसिंथेसिस होता है, NADH फॉर्म कितने, 2 NADH। ठीक है, तो आपको 2 ATP मिले और 2 आपको NADH मिले। तो ग्लाइकोलिसिस में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 ATP, टोटल 4 बने, 2 कंज्यूम हुए, 2 रहे, 2 हमारे नेट गेन, और 2 NADPH DH बने, सॉरी P नहीं है, NADH ओनली। ठीक, तो ये ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है। एक तो आपको पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स मिले, 2 मॉलिक्यूल्स आपको पायरुविक एसिड के, ये आपका एंड प्रोडक्ट है। ठीक है, और 2 ATP 2 NADPH। ठीक, एक बार हम इसको फिर से रिकैप्चुलेट करते हैं। ग्लूकोज की फॉस्फोरिलेशन होगी ATP की प्रेजेंस में, तो ये बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एंजाइम हेक्सोकाइनेज। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये फिर आइसोमराइज होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ये आपको देगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और आइसोमेरेज की प्रेजेंस में। ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आपको देगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, यानी एक ATP फिर से लेगा, तो एक ATP यहाँ ATP यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो ATP अपना फॉस्फेट देगा इसको, ये बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, और यहाँ ADP निकलेगा। तो फर्स्ट स्टेप में भी ATP यूज हुआ, और थर्ड स्टेप में भी ATP यूज हुआ। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है आपको एल्डोलेस की प्रेजेंस में,
ये एल्डोलेस की प्रेजेंस में आपको 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एल्डिहाइड देगा। ये 3PgAl फॉस्फोग्लिसरॉल Al एल्डिहाइड, ठीक है। दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड। तो ये कन्वर्ट होगा इसमें आइसोमेरेस एंजाइम की प्रेजेंस में, ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और ये इंटरकन्वर्टेबल है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। ये 2 मॉलिक्यूल्स आपको मिलते हैं, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स आपको मिलते हैं, ठीक। और उसके बाद ये ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है ये आपको देगा 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। दिस इज B/P-phospho-G-glyceric A एसिड। तो ये जो बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है, ठीक है, तो ये बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है, अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, एक ही फॉस्फेट है, तो यहाँ ये होता है कि हाँ 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एक काम करता है, ये मैंने दे दिया था, ये अपने दो प्रोटॉन्स ये NAD को देता है और ये आपका बनता है NADH बनता है और H पॉजिटिव, 2 H पॉजिटिव देगा तो ये बनेगा NADH प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। और एंजाइम लगता है यहाँ डिहाइड्रोजिनेस। उसके बाद फिर आपका 1,3,5-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है, तो ये आपको देगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये अपना एक फॉस्फेट लूज करेगा ADP को, तो ATP बनेगा फॉस्फोग्लिसरोकाइनेस की प्रेजेंस में। तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर हमने यहाँ से लाया इसको 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्यूटेस की प्रेजेंस में आपको 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड देगा। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आपको फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड मिलेगा इनोलेस की प्रेजेंस में। फिर फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड अपना एक फॉस्फेट लूज करेगा टू ADP, तो ATP बनेगा, ये आपको पायरुविक एसिड मिलेगा, ठीक है। तो ये जो स्टेप है दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, यहाँ सबस्ट्रेट लेवल पे ही आपका ATP बनता है। एंड दिस इज आल्सो, ये वाला स्टेप जो है दिस इज आल्सो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, जहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल पे आपका ATP बनता है, ठीक है। और यहाँ ये जो पोर्शन है, ये पॉइंट जो है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है, यानी ये दो अपने प्रोटॉन लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन भी लूज करेगा, तो वो 2 प्रोटॉन जो है इसके साथ H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन करेंगे NAD के साथ, तो NADH और H पॉजिटिव बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होता है। अल्टीमेटली आपको ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल्स आपको पायरुविक एसिड के मिलते हैं और आपको 2 ATP मिलते हैं और 2 NADH मिलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट glycolysis. Okay, thank you.